नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर हम लाइव रहते हैं तो आप वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल हम ले पाएं और उनके जवाब अपने एक्सपर्ट्स से दिलवा पाएं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता राजानी। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग क्वेरीज तो आंसर करेंगे ही, कुछ खास बातचीत भी करेंगे। तो पहले दर्शकों को बताते हैं कि किस बारे में हम बातचीत करेंगे। भारतीय परिवारों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न तेजी से बदल रहा है। जो पैसा पहले सिर्फ फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में जाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब म्यूचुअल फंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एसआईपी कल्चर, आसान डिजिटल एक्सेस और बढ़ती फिनेंशियल अवेयरनेस, इन सब की वजह से ये बदलाव और इसकी रफ्तार दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ बाजार की तेजी का असर है या फिर भारतीय निवेशक अब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड की किन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और क्या आने वाले सालों में भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी और बढ़ेगी? आज इसी बड़े निवेश ट्रेंड पर करेंगे चर्चा श्वेता जी से। श्वेता जी, पहले ये बताइए कि आपके क्या विचार हैं, ये जो तेज़ी दिख रही है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का रुझान दिख रहा है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? जी, बिल्कुल। नमस्ते। जैसे आपने कहा, हम देख रहे हैं कि एक भारतीय निवेशक या एक रिटेल निवेशक हम जहाँ देखें, उसका इंटरेस्ट इक्विटीज़ में या म्यूचुअल फंड में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ जो आरबीआई से आते हैं। आरबीआई की एक डेटा आती है जिसे हाउसहोल्ड सेविंग्स डेटा कहते हैं। वो आंकड़े अगर हम देखें 2015 में करीबन म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी डेट मिलाकर करीबन 5% की एलोकेशन होती थी, जो आज यही अगर हम आंकड़े देखें तो बढ़ के 11-12% के आसपास तक पहुंच गए हैं। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो डेट में ओरिजिनली ट्रेडिशनल एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट की जो डेट स्कीम्स होती थी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, वहां से एलोकेशन निकल के यहाँ आती हुई दिखी है। अब तो क्लियरली एक जो इंटरेस्ट है डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में और खासकर में इक्विटी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके कुछ कारण मैं कहूंगी 3 चीजें। सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ रही है। अब म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें या एम्फी, जो म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन है, वहाँ करीबन अगर मैं देखूं तो पिछले 1 साल में उन्होंने 15,000 ऐसी ट्रेनिंग सेशंस की होंगी, जहां जिसे हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जहां वो जगह-जगह जाकर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, कैसे वो उनके पोर्टफोलियो को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, आप जैसे निवेशकों को समझा रहे हैं, तो एक अवेयरनेस बढ़ी है। दूसरा मैं कहूँगी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ रही है। अगर हम देखें तो डिजिटलाइज़ेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है यहाँ पर। आपकी ई-केवाईसी और बहुत सी वैसे यूपीआई, अगर इन सबको देखें, तो इस वजह से आज के दिन में एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। इनफैक्ट जहाँ कुछ साल पहले, 5 साल पहले आपकी मैं कहूँगी कि करीबन 10% ट्रांज़ैक्शंस डिजिटल होती थी, तो आज वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इनफैक्ट मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, सो आपके लो कॉस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स इतने सारे हैं कि काफ़ी हद तक एलोकेशंस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आ रही है। और तीसरा यहाँ पे लमसम तो एक हो गया, लेकिन आपके पास अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे छोटी एसआईपी,
माइक्रो एसआईपी, तो इनके ज़रिए भी हम देख रहे हैं कि एलोकेशन काफ़ी बढ़ रहा है एंड इसके इसके थ्रू जो एलोकेशंस आ रही है, टियर 2 सिटीज़ से जो एलोकेशन आ रही है बिकॉज़ आपने बहुत अफोर्डेबल कर लिया है। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं इंटरेस्ट बढ़ता हुआ इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में और ना ही टियर टॉप 30 सिटीज़ में, लेकिन हम जो बियॉन्ड 30 सिटीज़ कहते हैं, आज के दिन पे 20% की एलोकेशन बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज़ से आती है। तो ये ये कुछ कारण हैं इंटरेस्ट बढ़ने के लिए। श्वेता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनल फाइनेंस के शो में हम बैठे हैं और अगर लोग म्यूचुअल फंड प्रेफर कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में लेके आ रहे हैं गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट के साथ साथ या वहाँ से निकाल के, तो ये अच्छी बात है। ऊपरी तौर पर तो हम कह सकते हैं। कारणों में सबसे पहला कारण आपने भी गिनवाया कि अवेयरनेस है। दूसरी बात यह है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, एक्सेसिबिलिटी है, ये सब बड़ी अच्छी बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड में के बारे में अवेयरनेस होना और म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेटेड होना, दोनों दो तरह की बात है। तो क्या आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहेंगी कि चूंकि लोग आ रहे हैं और हम इसी काम में लगे हैं, तो म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट होने का मतलब क्या है? अवेयर तो चलिए हम हैं, तभी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। जी। देखिए एक्चुअली आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। अवेयरनेस एक है लेकिन एजुकेशन होना एक अलग बात है एंड आई थिंक हम इसी तरह से चैनल्स के थ्रू व्यूअर क्वेरीज को आंसर करके एक एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं कि आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। कई बारी आमतौर पे हमने देखा है अगर आप किसी टियर 2 सिटी में चले जाएँ तो वो उन्हें लगता है कि पहले जैसे हम शायद हर साल पीएफ में निवेश करते थे या वो एक रिकरिंग डिपॉजिट करते थे ₹500 की, ₹1000 की, उसके जगह पे हम यहाँ म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उतना ही उतनी ही वैल्यू में आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एजुकेटेड होना इज़ टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि इसमें जोखिम है। क्या जोखिम है? क्या समय के लिए आप उसमें निवेश करें? क्या-क्या अलग तरह की कैटेगरीज़ होती है? किस फ्रीक्वेंसी पे आपको उसे ध्यान देना होता है? कब आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करें? आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत इक्विटी में होना चाहिए? जब ये सारी चीज़ें कोई निवेशक समझने लगे, तो तब हम कहेंगे कि हाँ, अब वो एक एजुकेटेड और इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले रहा है अपने म्यूचुअल फंड के लिए और अगर कोई निवेशक ये चीज़ें समझ जाएगा ना, तो आई थिंक उनके ही लॉन्ग पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। श्वेता जी, आम लोगों के लिहाज से, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो नए नए आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, या कोई लोग बहुत दिन से भी कर रहे हैं, तो लोग इतना तो समझते नहीं हैं। एक लाइन बताई जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन एक तरफ से पैसा आता है तो कुछ लोग पैसा बना के निकल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं कि जब प्राइस गिर जाता है तो उनका पैसा तो चला जाता है। तो ये पैसा आने जाने का जो खेल है बाजार का, इसी बीच में म्यूचुअल फंड है, एएमसीज हैं, जो सीएफपीज हैं, सब लोग हैं। तो मेरी क्वेरी ये है कि थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से अगर हम समझ जाएं। आप लोग भी कहते हैं कि पुराने परफॉर्मेंस को देख के आप निवेश मत कीजिए, आगे क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। इस वक्त जो स्थिति है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हम देख रहे हैं, वो एक ड्राइवर हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स डिस्टर्ब्ड हैं, बाकी एसेट्स भी बिल्कुल उठा पटक के दौर में हैं। तो इस वक्त में म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना या म्यूचुअल फंड में ये इतना इनफ्लो बढ़ना, ये कितना सही है, कितना रिस्की है, क्या विचार हैं आपके? जी। देखिए मैं इसे ना 2 भागों में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले एक है एसेट क्लास, जो इक्विटी एसेट क्लास की हम बात कर रहे हैं और उसमें एक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू आप निवेश करते हैं। अब जब हम उस एसेट क्लास की बात करें तो इक्विटी का जो नेचर है वो ऐसा है कि अगर आप उसमें लंबे समय के लिए रहेंगे, आपका अगर होराइज़न लंबा है, लंबे से मेरा मतलब है 7 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो
उतना पोटेंशियल रखता है कि वो आपको डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है। इक्विटी से 1.5-2 गुना ज़्यादा रिटर्न, डेट से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन उसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और कई बारी देखा गया है कि जब मार्केट में इस तरह की सिचुएशन होती है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, बहुत उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, तब वो एक अच्छा समय होता है निवेश करने का, बिकॉज़ आपको एक लोअर लेवल पे एंट्री मिल रही है। अ, उसी तरह से ये हो गई एसेट क्लास की बात, जो कोई भी ध्यान में रखे, तो वॉलेटिलिटी से उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर आप इक्विटी में हो, उस वॉलेटिलिटी को डील करने की अगर वो तरीका है, तो वो यही है कि आप लंबे समय तक निवेश करते रहें। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में। यही जब हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं, तो देखें, आइडियली आपको म्यूचुअल फंड में भी लंबे समय के लिए रहना चाहिए, बिकॉज़ वो अल्टीमेटली इक्विटी में ही निवेश कर रहा है। लेकिन आपने जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया है, उसे एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब वो रिव्यू फ्रीक्वेंसी आपकी हो सकती है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन उसे ज़रूर देखें कि आपने जिस फंड में निवेश किया था, क्या वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस आने की गुंजाइश है उसमें। अ, अगर वो है, तो फिर आप 3-6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस से घबराएँ ना और उसमें से निकल ना जाएँ। उसे भी थोड़ा टाइम दें। अगर फंड मैनेजर भी कहीं अंडर परफॉर्म करता है, तो वो रिकवर भी होता है। बट 1.5 से 2 साल की फ्रीक्वेंसी रखें अपने पोर्टफोलियो की, उसे रिव्यू करके। चाहे हो सकता है एक स्कीम से निकल के आपको दूसरी स्कीम में निवेश करना हो, तो वो एक रीअलाइनमेंट ज़रूरी होता है। लेकिन आपको इक्विटी में अगर पैसे बनाने हैं, तो लंबे समय के लिए रहना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक किसी भी निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके। श्वेता जी, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल एक लाइन में आप जवाब दे सकती हैं। जो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कुछ कॉस्ट होते हैं, म्यूचुअल फंड में जब हम जाते हैं, जब हम उससे बाहर निकलते हैं तभी भी कुछ कॉस्ट आता है, टैक्स वगैरह, कमीशन वगैरह, सब कुछ मिला जुला के। तो ये सब काट छाट के मिनिमम कितना रिटर्न मिलेगा? देखिए, अगर हम लंबे समय की बात करें, अब एक तरीका तो ये हो गया कि हमने ब्रॉडली देखा है कि जिस हिसाब से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, इक्विटी मार्केट भी उसी तरह से ग्रो करते हैं, उसी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। लेकिन हर साल नहीं, लंबे समय के लिए 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो अगर आज के दिन पे हम फोरकास्ट देखें, आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब का, तो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो 10 से 11% के आसपास चल सकती है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी 10-11% से, तो मैं कहूंगी इक्विटी मार्केट भी उतनी क्षमता रखता है कि वो 10-11% से मूव करे। और ये लॉन्ग टर्म एवरेज भी रहा है। अगर मैं 2001 से मार्केट की परफॉर्मेंस देखूं, उतार चढ़ाव आए, 2008 आया, 2020 आया, तो मार्केट काफी गिरे भी, लेकिन मार्केट ने 10.5-11% पर एनम का रिटर्न दिया है। अब इस पे जुड़ जाएगा, अगर आपने किसी अच्छे फंड में निवेश किया है और उस फंड मैनेजर ने अच्छी स्टॉक पिकिंग की है, तो वहां वो 2 से 3% और आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न जोड़ सकते हैं। तो लंबे समय में अगर मैं कहूं, तो 12 से 14% की रिटर्न एक्सपेक्ट करना इक्विटी से, ये पास्ट में भी हमने देखा है और ये फ्यूचर में भी वो पोटेंशियल लग रहा है। तो सारा कॉस्ट हटाने के बाद आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और थोड़ी सी सावधानी आप रखिए। रिव्यू आपको ज़रूर करना है और रिव्यू करने के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप योर मनी को लगातार देखते रहिए। शुरू करते हैं हमारे कॉलर्स का सिलसिला। हमारे साथ तपन पटेल हैं अहमदाबाद से। 46 साल की इनकी उम्र है और 15 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 12 साल में बाकी इनकी क्वेरी क्या है, ज़रा इन्हीं से सुनते हैं। तपन जी, पूछिए अपना सवाल। सो थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। सो मुझे ये जानना है कि करंटली मैं 2,40,000 शेयर की एसआईपी कर रहा हूँ और मैं 2016 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। सो मुझे ये जानना है कि मेरे और मेरी वाइफ के फंड सिलेक्शन भी आपको भेजे हुए। तो मुझे ये दो क्वेरी कि ये मेरे फंड सिलेक्शन सही है और मुझे नेक्स्ट 12 साल में 15 करोड़ का टारगेट अचीव करना है। अभी मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू अराउंड 94 लाख है। तो अभी मैं 2,40,000 की एसआईपी कर रहा हूँ और हर साल में इसको 10-15% के उसको स्टेप अप करूंगा। श्वेता जी। जी, ज़रूर। तपन, आपका जो लक्ष्य है, मैं कहूँगी, और जिस हिसाब से आप एसआईपी कर रहे हैं, वहाँ पे वो
अगर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो मैं अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो आप आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्टेप अप आपको जरूर करना होगा। अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे तो थोड़ा सा गैप हो सकता है। आपके पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। आपके और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो मैंने देखा। कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की, आप कहीं क्रिप्टो के लिए पूछ रहे थे तो मैं कहूंगी उसे आप अवॉइड करें, आप इक्विटी में रहें। फंडामेंटली वो एक बेटर एसेट क्लास है रहने के लिए। गोल्ड भी है आपके पोर्टफोलियो में, गोल्ड में आप एसआईपी कर रहे हैं। देखें, अगर आप ये इक्विटी पोर्शन है आपके पोर्टफोलियो का और आपके पास कहीं ना कहीं डेट अलग से है, तो इसके लिए डेट के जगह पे आप थोड़ा बहुत गोल्ड रख सकते हैं। वो शायद अगर आपके फ्यूचर कंजम्पशन के लिए भी अगर वो गोल्ड की एलोकेशन बढ़ाना एज एन इक्विटी का सब्स्टिट्यूट, मैं वो आपको सलाह नहीं दूंगी। इनफैक्ट हम अगर हम बात करें तो आज के दौर में मैं कहूंगी गोल्ड इतना भाग गया है कि आप वहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप गोल्ड से निकल के इक्विटी में अगर चले जाएं तो वो आपको आगे जाके थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकता है। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड था। अब इंडेक्स फंड से बेहतर होता है आप एक्टिव फंड में रहे, क्योंकि वहां गुंजाइश होती है 1-2% बेटर रिटर्न बनने की। इसके अलावा मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड है। फिर से मैं कहूंगी, डेट अगर आप अलग से मैनेज कर रहे हैं, आपके पास एफडी है, इंश्योरेंस है, पीएफ है, किसी भी तरह का डेट अगर है, तो आपको मल्टी एसेट फंड नहीं चाहिए। आप प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो अपने एसआईपी के लिए रख सकते हैं। तो कुछ सुझाव जो आपके पोर्टफोलियो के लिए, ये मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स थे यहाँ से आप जो एग्जिट करें, क्वांट का मल्टी कैप फंड। इसके अलावा जो यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एक आपके पास गोल्ड एसबीआई का गोल्ड फंड था और एसबीआई कॉन्ट्रा। इसके जगह पर जो आप फंड्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप ले लें एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप, एक कैनरा रुबेको का मल्टी कैप फंड और एक इन्वेस्को का फोकस फंड। आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में मैं कहूंगी दो सुझाव हैं। कैनरा रुबेको की जो लार्ज कैप फंड है और जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां आप एसआईपी रोके। उसकी जगह पर जो आप दो फंड्स ऐड कर सकते हैं उनके पोर्टफोलियो में, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड। ये अगर आप चेंज कर लेंगे तो एक अच्छा बैलेंस आपको अलग एएमसीज, अलग स्टाइल्स का मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो में। ये तो तपन जी की क्वेरी का आंसर तो मिल गया, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है योर मनी में। और भी क्वेरीज हम लेंगे। श्वेता जी हमारे साथ बनी हुई हैं, आप भी बने रहिए, लौटते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योर मनी में हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज और हमारे साथ है परमजीत सिंह, जो कि हैं चंडीगढ़ से। 54 साल के हैं, 70,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 10 साल में लक्ष्य है 1 करोड़ रुपया। परमजीत जी पूछिए, क्या सवाल है आपके मन में? हाँ जी मैडम, हमने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, इसके लिए थोड़ा एडवाइस चाहिए। हाँ जी। आप पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं? जी जी। श्वेता जी देखिए, हम जिसकी बात कर रहे थे, पोर्टफोलियो रिव्यू करने का वक्त आ गया, तो बताएं इनके पोर्टफोलियो से क्या सबक लिया जा सकता है? जी, परमजीत जी, अगर आपका लक्ष्य 1 करोड़ पे पहुंचना है 10 साल का, तो मैं आज की आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, आप करीबन एसआईपी भी कर रहे हैं, आपके पास कुछ 4 लाख की लमसम वैल्यू भी जमा हो गई है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो जैसे मैं कह रही थी 12 से 14% की एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत नॉर्मल अजम्पशन होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखें, अगर 10 साल में बात कर रहे हैं तो आप इस लक्ष्य पे आसानी से पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट इस हिसाब से आप एसआईपी करते चले तो आप 1.8 करोड़ के आसपास की एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो 5 या 10% से अपनी एसआईपी को फिर भी स्टेप अप करना, बिकॉज कई बारी जब हम एक गोल वैल्यू डिसाइड करते हैं, हम महंगाई को ध्यान में ही रखते हैं। तो मुझे नहीं पता आपने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य के लिए 1 करोड़ चुना था या नहीं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि एक 5% का स्टेप अप जरूर करना। अब दूसरा, मैं आपके फंड्स पे आती हूँ। आपके फंड्स में देखें, सबसे पहले तो एक इंडेक्स फंड है।
अब इंडेक्स फंड इंडेक्स को ही मिरर करता है, लेकिन अगर आप एक एक्टिव फंड में रहें तो फंड मैनेजर्स क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं, इंडेक्स के मुकाबले 2 से 4% ज्यादा रिटर्न बनाने की एक गुंजाइश रखते हैं। तो एक्टिव फंड में रहना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, आपने एक रिटायरमेंट फंड चुना है। देखिए, रिटायरमेंट फंड शुरुआत में अगर आपने इक्विटी एलोकेशन चुनी है तो वो इक्विटी रखेगा, फिर धीरे धीरे वो आपकी एसेट एलोकेशन चेंज करता है। प्लस एक लॉक इन होता है उसमें कम से कम 5 साल का, तो उसमें आप एसआईपी रोक सकते हैं। अगर आप एक प्योर इक्विटी फंड में रहेंगे तो भी हमने देखा है कि प्योर इक्विटी फंड रिटायरमेंट फंड्स के मुकाबले वो बेहतर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, चाहे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो, मल्टी कैप कैटेगरी हो। तो रिटायरमेंट फंड भी एक है, आप अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा, मल्टी एसेट फंड, वहां भी अगर आपके पास अलग से डेट है किसी भी तरह का, पीएफ हो, डेट हो, किसी भी तरह की, तो यहाँ आप मल्टी एसेट अवॉइड कर सकते हैं और प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो ही कंस्ट्रक्ट करें। कुछ फंड्स मेरे मैं जो सुझाव दे रही हूँ आपके पास, एक एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी है, वहां एसआईपी रोकें। एक रिटायरमेंट फंड है आईसीआईसीआई का, वहां एसआईपी रोकें। एक निपॉन का मल्टी एसेट और एक यूटीआई की जो इंडेक्स फंड है, इन चारों फंड्स में आप एसआईपी रोकें। और इसके जगह पर जो आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, आप फंड ऐड करें। एक ले लें, एक क्वांट का लार्ज कैप फंड, एक आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड और एक कोटक का मल्टी कैप फंड। इन फंड्स को अगर आप इक्वल एलोकेशन में अपनी एसआईपी कर लें, तो फिर आपको एक अच्छा बैलेंस, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक अच्छा बैलेंस मिल जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है श्वेता जी, वक्त चूंकि ख़त्म हो रहा है इसलिए नई क्वेरी हम नहीं ले रहे हैं, बट हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आता है तो एक इंसान को क्यों जाना चाहिए रिव्यू के लिए पोर्टफोलियो में? मतलब कोई टाइमिंग होती है या कोई सेंस होता है? यहाँ 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगी 1 साल का कम से कम आप टाइम पीरियड दें, बिकॉज इक्विटी में जो टैक्सेशन होती है आपकी, यहाँ एग्जिट लोड होता है, वो 1 साल के बाद थोड़ा एग्जिट लोड नहीं रहता। और अभी तो खैर काफी फंड्स में एग्जिट लोड नहीं रहता, लेकिन टैक्सेशन आपकी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, हमने देखा है कि कई बार फंड्स 3-6 महीने के लिए अच्छा नहीं करते, लेकिन 9 से 10 महीने एक अच्छा टाइम पीरियड होता है कि अगर कोई फंड मैनेजर गलत चले गए हैं तो वो अपने फंड को इम्प्रूव कर लें। तो एक फंड मैनेजर को भी टाइम देना अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। तीसरी रीजन, देखिए, ये हो सकती है कई बारी कोई फंड ने अच्छा किया है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, या कहीं कोई स्कीम गलत चल रही है और उम्मीद नहीं है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट आनी है नियर टर्म में। तो ये 2 कारण होते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें, चाहे 1 साल रखें या 1.5 साल की फ्रीक्वेंसी रखें, बट इन 2-3 कारणों की वजह से। जी, और चलते चलते आपके टॉप 4 फंड्स। जी, तो अगर टॉप 4 फंड की हम बात करें तो मैं कहूंगी एक पोर्टफोलियो जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, कोटक मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी है और एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का ही एक ब्लेंड मिल जाएगा पोर्टफोलियो में इस कॉम्बिनेशन से। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी हमसे जुड़ने के लिए। और योर मनी में आज इतना ही, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि योर मनी में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो या पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर और हमारे व्हाट्सएप पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।